पिछली किस्त में हमने आपको दिखाया कि मई के शुरुआत में कारगिल वार ओपन हो चुकी थी। पाकिस्तान और भारत के अखबारात में ये हेडलाइंस बनना शुरू हो चुकी थी। इन्हीं दिनों मई के आगाज में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें फौज के आला अफसरान ने शिरकत की। यहां मौजूद अफसरान ने जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल अब्दुल अजीज और दीगर अफसरान से जो कारगिल वार के बारे में जानते थे उनसे सवालात किए और उनसे पूछा कि कारगिल की जंग के बारे में खबरें छप रही हैं। अब चारों जर्नैल इस बात को छुपा नहीं सकते थे क्योंकि दूसरे अफसरान में से कुछ ऑफिसर्स इस बात से नाराजगी का इजहार कर रहे थे कि कारगिल जैसे अहम मामले पर उनको एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। यहाँ पे कारगिल जंग के चारों मास्टरमाइंड्स मौजूद थे। इन चारों में से लेफ्टिनेंट जनरल महमूद ने फौजी अफसरान को ब्रीफिंग दी कि आलमी तवज्जो कश्मीर की तरफ मबजूल कराने के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्शन बढ़ाना चाहता है। उन्होंने लाइंस ऑफ कंट्रोल के पार की पोजीशंस दिखाई और उन्होंने दिखाया कि किस तरह लद्दाख वाली मेन लाइन को तोड़ा जा सकता है। इसमें जनरल जावेद हसन ने ऑपरेशन के मकासद बताए कि किस तरह अहम पोजीशन के गैप्स में होते हुए उनकी अहम चोटियों पर कब्जा किया जा सकता है और यह भी बताया कि इसकी वजह से, इस जंग की वजह से भारत कश्मीर के मसले के हल की तरफ आएगा। उनकी बातें सुनकर ज्यादातर ऑफिसर्स तो मुतमिन हो गए, लेकिन इनमें से एक ऑफिसर ने सारे किए दरे पर पानी फेर दिया और ये ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच। उन्होंने कहा कि आप जिस सड़क को तोड़ने की या बंद करने की बात कर रहे हैं वो हमारी चौकियों से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर हैं, जबकि उन्होंने सिर्फ 800 मीटर दूर ऐसी ही एक सड़क कामयाबी से कंक्रीट की दीवार बनाई थी। उन्होंने कहा कि जब ये सब कुछ सिर्फ 800 मीटर के फासले से कर सकते हैं तो आप 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर दूर की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन होगा। भारतीयों के लिए इस सड़क को महफूज बनाना मुश्किल नहीं होगा। कारगिल प्लान करने वालों की दूसरी यानी भारत चीन के खौफ से एटमी जंग की तरफ नहीं आएगा, इसको भी जनरल अब्दुल कादिर, मेजर जनरल अकरम और मेजर जनरल रफीउल्लाह नियाजी ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने न सिर्फ भारतीय रद्दअमल बल्कि आर्मी रद्दअमल का अंदाजा भी बिल्कुल गलत लगाया है। इस मीटिंग के बारे में नसीम जहरा लिखती हैं कि जनरल मुशर्रफ के पास इन सवालों के कोई खास जवाब तो नहीं थे और ना ही कोई मंतकी उनके पास ऐसा जवाब था कि उनको कुछ बता सकते, लेकिन उन्होंने एक गैर मंतकी जवाब दिया कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है और किस्मत इस वक्त हमारे साथ है। उनके जवाब से कुछ फौजी अफसरान मुतमिन और कुछ गैर मुतमिन हो गए। इस मीटिंग के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऑपरेशन कोपेमाह की कामयाबी के लिए इज्तिमाई दुआ कराई और मीटिंग बर्खास्त कर दी। लेकिन अब वो अहम मीटिंग होना थी जिसमें वजीर आजम को ब्रीफिंग देना थी और पूरा सच बताना था और इनसे फॉर्मल अप्रूवल भी हासिल करना थी, क्योंकि अब ऑपरेशन ओपन हो चुका था जिसे छुपाने का कोई फायदा नहीं था। लिहाजा 17 मई 1999 को ओडीडी कैंप रावलपिंडी में एक और अहम मीटिंग हुई जिसमें जनरल तोकीर जिया, जनरल जमशेद कियानी, वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी काबीना मौजूद थे। इनके अलावा कारगिल जंग के चारों मास्टरमाइंड जर्नल भी वहां पे मौजूद थे। ये ब्रीफिंग एक ऐसे नक्शे पर दी गई जिसमें आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल तो दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही जगहों के नाम लिखे हुए थे, बल्कि जगह जगह पे नुक्ते बने हुए थे। इस नक्शे पर वजीर आजम नवाज शरीफ और उसकी काबीना को बताया गया कि पाक फौज ने किन किन अहम चौकियों पर कब्जा कर लिया है और वो सड़क भी दिखाई जिससे भारतीय फोर्सेस को सप्लाई मिलती थी और बताया गया कि ये सड़क सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर और हमारे निशाने पर मौजूद है और ये भी बताया गया कि कामयाबी सिर्फ 5 मराहल के फासले पर है। कामयाबी के करीब कितने पहुंचे कितने नहीं पहुंचे, वजीर आजम इसकी अहमियत को समझ सके या नहीं समझ सके इस बात का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन जिस बात से वजीर आजम शदीद मुतासिर हुए वो कोई और बात थी। नसीम जहरा अपनी किताब फ्रॉम कारगिल टू क्रू में लिखती हैं कि वो बात जनरल अजीज की वजीर आजम नवाज शरीफ को खुशामद की बात थी,
जनरल अजीज ने नवाज शरीफ को कहा कि तारीख में आपका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा और आपको फातेह कश्मीर के नाम से जाना जाएगा। नवाज शरीफ इस जुमले से इतने खुश हुए कि उन्होंने बेख्तियार जनरल अजीज से पूछ लिया कि आपने हमें ये नहीं बताया कि श्रीनगर पर पाकिस्तान का परचम कब लहराएगा। और दूसरी बात जिसकी वजह से नवाज शरीफ मान गए वो ये थी कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि हम ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी नामुमकिन है और उनकी तमाम मिलिट्री तजर्बे का निचोड़ इस ऑपरेशन की कामयाबी की गारंटी देता है। मीटिंग मुकम्मल होने पर नवाज शरीफ ने अपनी काबीना के एक एक बंदे से राय ली, जिसमें सरताज अजीज ने खुलकर ऑपरेशन की मुखालफत की। सरताज अजीज अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि अव्वल तो ये वाजपेयी के दौरा लाहौर के मुआहदे की खिलाफ वर्दी है, दूसरा ये कि अमेरिका इस ऑपरेशन की हिमायत कभी नहीं करेगा। लेकिन वजीर आजम ने उन्हें जवाब दिया कि सरताज अजीज साहब, हम कब तक कागजी कार्रवाइयों के जरिए कश्मीर आजाद करवाने की कोशिशें करते रहेंगे। अब अगर मौका मिला है तो इससे फायदा क्यों ना उठाया जाए। अमूर कश्मीर के इंचार्ज जनरल मजीद मलिक रिटायर्ड भी इस ऑपरेशन के खिलाफ थे। उन्होंने कमांडर 10 कोर जनरल महमूद से सख्त सवालात किए। वो अपनी किताब हम भी वहां मौजूद थे में लिखते हैं, उन्होंने पूछा कि मैं इस इलाके का इंचार्ज रहा हूं और वहां सर्दी में सप्लाई कायम रखना बहुत मुश्किल काम है, मुझे समझाया जाए कि इसको कैसे बरकरार रखा जाएगा। जवाब में 10 कोर कमांडर जनरल महमूद ने सख्त महरी दिखाई कि अब हालात ऐसे नहीं हैं जो आपके दौर में थे। नवाज शरीफ की काबीना के मेंबरान ने मुख्तलिफ सवालात उठाए, लेकिन वो इसको तरजीह नहीं दे रहे थे। शायद वो जनरल अजीज के खुशामदाना जुमले में खोए हुए थे कि आपका नाम फातेह कश्मीर के नाम से जाना जाएगा। बहरहाल जनरल परवेज मुशर्रफ इस मीटिंग में इस ऑपरेशन को पिवा की इजाजत लेने में कामयाब हो गए। मीटिंग बर्खास्त हुई तो एक आर्मी ऑफिसर जनरल इफ्तार अली खान नवाज शरीफ को घर छोड़ने गए और उन्होंने नवाज शरीफ को घर दाखिल होने से पहले रोक लिया और पूछा कि सर, क्या आप जानते हैं कि हमारी फोर्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर चुकी हैं और क्या इस बात की इजाजत आपसे ली गई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने हैरत से उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या वाकई हमारी फोर्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर चुकी हैं। जनरल इफ्तार ने बताया कि हाँ, हमारी फोर्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर चुकी हैं। और क्या आप इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है खुली जंग। अब नवाज शरीफ को मामले की संगीनी का अंदाजा होना शुरू हो गया था। अब नवाज शरीफ को मामले की संगीनी का एहसास होने लगा था। उन्होंने जनरल इफ्तार से अगली सुबह मीटिंग बुलाने का कहा और खुद सोने के लिए चले गए। अगली सुबह दोबारा मीटिंग हुई। ये मीटिंग वज़रा की मीटिंग थी। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल मजीद मलिक भी मौजूद थे, सरताज अजीज मुशाहिद हुसैन भी मौजूद थे और इस मीटिंग में तकरीबन सब वज़ारा ने इस ऑपरेशन की खुलकर मुखालफत की। उन्होंने इतनी मुखालफत की कि दूसरे दिन नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को तलब कर लिया। अब बंद कमरे में एक अहम मीटिंग हो रही थी जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जनरल परवेज मुशर्रफ और सेक्रेटरी दिफा जनरल इफ्तिखार मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने जनरल परवेज मुशर्रफ से पूछा कि क्या आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर ली है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जवाब दिया, हाँ जी सर। इस पे नवाज शरीफ ने पूछा कि किसकी इजाजत से। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जवाब दिया कि ये मैंने सब अपनी जिम्मेदारी से किया है और अगर आप कहें तो मैं हुक्म देता हूं, पाक फौज के जवान जहां पहुंचे हैं वहां से वापस आ जाते हैं। ये वो मौका था जब वजीर आजम नवाज शरीफ ऑपरेशन के हर पहलू को समझ भी चुके थे और फैसला करने की पोजीशन में भी थे। वो चाहते तो वापसी की कोई सूरत निकालने के लिए कदम बढ़ा सकते थे, लेकिन वजीर आजम ने इस मौके पर कहा, फौज हुकूमत का हिस्सा है, चुनांचे हम पाक फौज को सपोर्ट करेंगे। अब नवाज शरीफ तमाम मामले से आगाह हो चुके थे। कारगिल वार के बारे में नवाज शरीफ को सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ या फौजी अफसरान ने ही नहीं बताया था, बल्कि एक और फोन आया था और वो फोन था भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि यह मामला उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि कारगिल पर भारतीय फोर्सेस को सख्त नुकसान का सामना था।
एनएलआई के नौजवानों ने ऊंचाई से भारतीय फोर्सेस को उधेड़ कर रख दिया था। कारगिल के दर्रों और चोटियों पर पाकिस्तान फौज का कब्जा हो चुका था। वहां पे पाक फौज का कंट्रोल था। जंग दूर तक फैल चुकी थी। जंग के लिए भारतीय अपने हेलीकॉप्टर ले आए थे, लेकिन वो भी फेल हो रहे थे क्योंकि जवानों ने इन्हें मार गिराना शुरू कर दिया था। पाक फौज दर्रास तक पहुंच चुकी थी। भारतीय फोर्सेस अमलन हर महाज से पसपा हो रही थी। यह बात 26 मई की है और ये अभी शुरुआत थी। इस वक्त तक भारतीय फोर्सेस को अंदाजा हो चुका था कि कारगिल की बुलंदियों पर मुजाहिदीन नहीं बल्कि चोटियों पर इंतहाई तरबियत याफ्ता पाक फौज के जवान लड़ रहे हैं। जब भारत से कुछ ना बन पड़ा तो वो एयरफोर्स को मैदान में ले आया। भारत ने तकरीबन 100 हथियारों से कारगिल की बुलंदियों पर बैठे एनएलआई के जवानों पर क्लस्टर बम गिराने शुरू कर दिए। इसके अलावा भारत अपनी स्वीडन से खरीदी हुई गन्ने भी मैदान में ले आया। भारतीय फोर्सेस के लिए कारगिल से वापसी इज्जत और जिल्लत का मसला बन चुकी थी, क्योंकि जो चोटियां पाक फौज के कब्जे में आ चुकी थीं, वो भारतीय फोर्सेस के लिए वापस लेना नामुमकिन दिखाई दे रही थीं। इसलिए भारत अब जंग को फैलाने की तैयारी करने लगा था और वाजपेयी ने भी भारत की पूरी फौज को जंग की तैयारी करने का हुक्म दे दिया था। यही नहीं, इंडियन नेवी भी मैदान में आ गई थी। पाक नेवी ने भी पोजीशंस ले ली थी। अब ये वो मकाम था जिसका नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ ने सोचा भी नहीं था। हालांकि आईएसआई ने इस तरफ तवज्जो मबजूल करवाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस सब के बावजूद पाक फौज के जवान 17,000 फुट की बुलंदी पर -20 सेंटीग्रेड पर अपने वतन की मोहब्बत में लड़ रहे थे। यही वजह थी कि भारतीय फोर्सेस अपनी चोटियां वापस लेने में नाकाम हो रहा था। भारत के त्यारे तबाह हो रहे थे, गनशिप हेलीकॉप्टर्स गिर रहे थे और उनके पायलट्स पाकिस्तानी जवानों के हाथों गिरफ्तार हो रहे थे। नाकामी देखते हुए भारत ने प्लान बदला। अब उन्होंने लड़ाका हथियारों से 17,000 फुट की बुलंदी पर बैठे पाकिस्तानी फोर्सेस की सप्लाई लाइंस काटना शुरू कर दी, जिसकी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल के पीछे हमले होने शुरू हो गए। ऐसे में भी पाकिस्तानी नौजवानों पाक फौज के एनएलआई के जवानों ने बहुत से भारतीय मग त्यारे तबाह कर दिए। भारत अब मिराज त्यारे मैदान में ले आया था, जो F-16 के मुकाबले के त्यारे हैं। इंतहाई बुलंदी पर लड़ने वाले जवानों की सप्लाई लाइन पहले ही कमजोर थी। वो कई जगह से कट के मजीद कमजोर हो गई। जवानों के लिए असला और खुराक जरूरत से बहुत थोड़ा रह गया था। कई पोस्टों पर एनएलआई के जवान खफ्तू खाली पेट लड़ते रहे। अब जून का वस्त शुरू हो चुका था और वजीर आजम नवाज शरीफ को अंदाजा हो गया था कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो फतह की उम्मीद दिलाई थी और जनरल अब्दुल अजीज ने फातेह कश्मीर का जो मक्खन लगाया था, उसकी महक खत्म होने वाली है। मजीद ये कि ऑपरेशन को पेमा पर इंतहाई करीबी साथी चीन ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। अमेरिका, जिसने एटमी तजर्बात के बाद पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई और हटा दी थी, वो दोबारा से नाराज हो गया था। तुर्की और सऊदी अरब भी इस मामले में पाकिस्तान के हक में कोई बयान नहीं दे रहे थे और इन हालात में पाकिस्तान अब तन्हा खड़ा था। चीन समेत तमाम ममालिक जंग को बंद करने और लाइन ऑफ कंट्रोल पर वापसी का मुतालबा कर रहे थे। अब जबकि कोई भी मुल्क पाकिस्तान की कारगिल के मामले पर हिमायत नहीं कर रहा था, तो भारत अपनी बर्री फोर्सेस के साथ नेवी और एयर फोर्स को भी मैदान में ले आया। तो अब सवाल ये नहीं था कि कारगिल पर कब्जा बरकरार रखा जाए या नहीं। अब सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान भी भारत के मुकाबले में एयर फोर्स को मैदान में ले आए या नहीं। क्या नेवी को भी जंग में उतारा जाए या नहीं। क्या पाकिस्तान ऑल आउट वार के लिए तैयार है या नहीं। और एक ऐसी जंग जिसमें उसके अच्छे बुरे वक्त के इत्तेहादी भी साथ नहीं दे रहे, इसके बावजूद जंग को बढ़ाया जाए या नहीं।
अब जाहिर है इस सवाल का जवाब पाकिस्तान तनहा नहीं दे सकता था, क्योंकि कोई भी जंग आलमी इत्तेहादियों के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से मशवरे के लिए सबसे पहले वजीर खारजा सरताज अजीज को हंगामी तौर पर चीन भेज दिया। चीन ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत की, लेकिन जंग की हिमायत नहीं की। चीन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मसला कश्मीर बातचीत के जरिए हल किया जाए, जंग मसले का हल नहीं है। इसके बाद वजीर खारजा इंतहाई खतरनाक हालात में भी भारत चले गए। उन्होंने दिल्ली में भारतीय वजीर खारजा से मुलाकात में अमन कायम करने की मुख्तलिफ तजावीज़ दी, लेकिन ये मुज़ाकरात भी नाकाम रहे। पाक भारत के वज़राए खारजा की मुलाकात के बाद भारत के वजीर खारजा, जो 8-10 सालों में कभी चीन नहीं गया था, वो भी अचानक चीन चला गया और भारतीय वजीर खारजा से मुलाकात की। चीन के वजीर खारजा ने जंग बंदी और पुरअमन तरीके से मसला हल करने पर जोर दिया। अब सूरत हाल हाथ से निकल रही थी। एक मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के हमरा जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कारगिल पे अगले मोर्चों तक गए। भारतीय दावे के मुताबिक वहां एक वक्त ऐसा भी आया जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर-ए-आज़म भारतीय फोर्सेस के निशाने पर थे, लेकिन किसी तजब्जुब की वजह से उन्होंने उनको निशाना नहीं बनाया। इस भारतीय दावे का कभी भी पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। ये वो मौका था जब वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला करना था कि एयरफोर्स नेवी को जंग के लिए तैयार किया जाए या मामले को यही बातचीत के जरिए हल कर लिया जाए, क्योंकि कहीं से भी पाकिस्तान को आलमी हमायत नहीं मिल रही थी। रूस, जिसका दौरा चंद हफ्ते पहले वज़ीर-ए-आज़म कर चुके थे और एक नई शुरुआत करना चाहते थे, वो भी कारगिल के मामले में पाकिस्तान के साथ नहीं था। G8 ममालिक ने भी पाकिस्तान और भारत पर जंग बंद करने का जोर दिया था। जब हर तरफ से ये जोर आया तो आखिरी कोशिश के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ खुद चीन चले गए, लेकिन उनके जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। चीन ने वही बात की जो वजीर खारजा सरताज अजीज के साथ की थी। उन्होंने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत करने का कहा, लेकिन जंग में उन्होंने पाकिस्तान की कोई हिमायत नहीं की। चीन ही नहीं, अमेरिका भी चीन, भारत और पाकिस्तान से जंग बंद करवाने के लिए मुसलसल राब्ते कर रहा था। पाकिस्तान जंग बंद करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन भारत ने भारतीय फजाइया को पूरी कुव्वत से मुतहर्रिक कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फजाइया को जंग में नहीं उतारा, क्योंकि अब पाकिस्तान जंग नहीं करना चाहता था और इसका नुकसान कारगिल की चोटियों पर लड़ने वाले पाक फौज के जवानों को हो रहा था। भारतीय एयर फोर्सेस की बमबारी की वजह से 12 जून को पाकिस्तान की पोस्टें गिरना शुरू हो गई थी। सप्लाई लाइन कट चुकी थी, जख्मियों के लिए पट्टियां तक नहीं थीं, खाने के लिए खुश्क मेवाजात के चंद दाने पास थे, लेकिन पाक फौज के जवान शेरों की तरह लड़ रहे थे। ऐसे में 2 जुलाई को चीन के दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया कि पाकिस्तान और भारत लाइन ऑफ कंट्रोल का एहतराम करें, जिसका मतलब था कि लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई मुल्क आगे ना बढ़े। अगर कोई आगे बढ़ गया है तो वापस अपनी हदूद में चला जाए। इस मरहले पर वज़ीर-ए-आज़म मुकम्मल तौर पर समझ चुके थे कि ये जंग अब यही खत्म करना होगी। वो जो ख्वाब दिखाया गया था उसकी कोई शर्मिंदा तबीर नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर एटमी धमाकों में साथ देने वाले इत्तेहादी भी मौजूद नहीं थे। इसलिए उन्होंने वापसी की प्लानिंग करना शुरू कर दी थी, लेकिन इसके लिए एक ऐसे तगड़े मुल्क या तगड़े इत्तेहादी की जरूरत थी जिसकी बात भारत भी मानता हो और पाकिस्तान भी मानता हो, और इसके लिए अमेरिका से बेहतर कोई मुल्क मौजूद नहीं था। 4 जुलाई को अमेरिका में यौम आज़ादी की तकरीबात मरकज होती हैं, इसलिए उन दिनों अमेरिकी सदर के पास भी वक्त नहीं होता। नवाज शरीफ ने क्लिंटन से हंगामी तौर पर मुलाकात के लिए वक्त मांगा, जो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन बारहा इसरार के बाद उन्होंने वक्त दे दिया। नवाज शरीफ ने क्लिंटन के साथ हंगामी तौर पर मुलाकात की और ये मुलाकात ठीक 4 जुलाई को अमेरिका की यौमी आज़ादी के दिन
पूरे 90 मिनट की मुलाकात थी और इस मुलाकात में सिर्फ नवाज शरीफ, सदर क्लिंटन दो ही मौजूद थे, लेकिन सदर क्लिंटन के एडवाइजर ब्रूस लिटिल भी वहां बैठे नोट्स लिख रहे थे। उन्होंने बाद में अपनी किताब में लिखा कि नवाज शरीफ चाहते थे कि पाकिस्तान की फौज आबरूमंदाना तरीके से वापस हो जाए और मसला कश्मीर का हल निकाला जाए और इसमें अमेरिका पाकिस्तान की मदद करे। क्लिंटन ने मीटिंग के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी को भी फोन किया और आखिर में तय पाया कि पाकिस्तान अपनी अफवाज गैर मशरूत तरीके से वापस अपने इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ ले आएगा और अमेरिका कश्मीर के हल की कोशिश करेगा। वजीर आजम नवाज शरीफ अमेरिका से सीधे लंदन गए और वहां पे टोनी ब्लेयर से भी कारगिल के मामले में हमायत हासिल की। 12 जुलाई को वापसी पर नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया और ये खिताब कारगिल से वापसी का ऑफिशियल ऐलान था। उन्होंने खिताब में कहा कि हम कब तक बच्चों का मुस्तकबिल बेचकर तोपों के गोले बनाते रहेंगे। दौरान तकरीर वो पाक फौज को मुजाहिदीन ही कहते रहे। उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन ने इनकी अपील पर चोटियां खाली करके एक रास्ता पैदा किया है जो कश्मीर की आज़ादी की तरफ जाता है और फिर पाक फौज की वापसी होना शुरू हो गई। वापसी पर भारतीयों ने क्लिंटन नवाज वाजपेयी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और पीछे से फायरिंग करना शुरू कर दी। पाक फौज के जवानों ने मुड़कर वापसी पर उनको आखिरी गोली तक जवाब दिया और ये एक ऐसा मौका था जब भारत हमला कर रहा था और पाक फौज के जवान उसके हमले को रोक रहे थे। किसी भी फौज की पसपाई या वापसी सबसे मुश्किल काम होता है। वहां पे एक एक जवान ने उनकी पूरी एक एक यूनिट को रोके रखा। एक ऐसे ही मिशन में हवलदार लालिक जान 22 साथियों समेत उनके 7 हमलों को पसपा कर चुके थे। वो घंटों तक फायरिंग करते रहे और उन्होंने तने तनहा भारतीय फौज का मुकाबला करने का सोचा और अपने साथियों को वापस जाने का कहा। वो जगह बदल बदल कर उनसे मुकाबला करते रहे। उनके पास सिर्फ एक मशीन गन थी, लेकिन भारतीय फोर्सेस ये नहीं जानती थी कि इस मोर्चे में सिर्फ एक जवान बाकी है। एक जगह पर वो मशीन गन के साथ जगह बदल रहे थे कि एक पूरा ब्रेस्ट उनकी छाती में आ लगा। हवलदार लालिक जान की मदद के लिए 2 साथी उसकी तरफ गए, लेकिन हवलदार लालिक जान ने उनको वापस जाने का मशवरा दिया। कई हफ्तों से भूखे लालिक जान की बाजियां आहिस्ता आहिस्ता हार रहे थे। एक पूरा ब्रेस्ट उनको लग चुका था। वो खून से उनका जिस्म लहू लहू था और वो अब जान हार रहे थे। तिब्बी इमदाद की भी कोई उम्मीद नहीं थी और फिर वो चंद घंटों बाद यूं शहीद हो गए कि उंगली ट्रिगर पर थी और आंखें सीधी दुश्मन की तरफ। हवलदार लालिक जान और कर्नल शेर खान की बहादुरी की तारीफ दुश्मनों ने भी दिल खोल कर की थी। इन दोनों शेर दिल जवानों को पाकिस्तान ने निशाने हैदर से नवाजा था। पाक फौज आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने महाज की तरफ आ रही थी और कारगिल से वापसी पर एक नया महाज खुल गया था। कारगिल से वापसी पर जनरल परवेज मुशर्रफ कारगिल को अपनी फतह और सियासी शिकस्त कहने पर तुल गए थे। नवाज शरीफ के दाएं बाजू की जमातें और मजहबी तबके भी नवाज शरीफ के सख्त खिलाफ हो गए थे, क्योंकि परवेज मुशर्रफ जहां भी जाते वो कारगिल को पाक फौज की शिकस्त नहीं बल्कि कामयाबी कहते थे और कारगिल को सियासी शिकस्त कहते थे। इसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर वही 4 जर्नैल जिन्होंने कारगिल की नाकाम प्लानिंग की थी, उन्होंने मार्शल लॉ की कामयाब प्लानिंग की और इस मार्शल लॉ की कहानी भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अगली किस्त में मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जाना।